अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 110। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। आइए जनाब बाज़ल साहिब, उम्मीद है मुलाकात के लिए मेरा चुना हुआ मुकाम आपको पसंद आया होगा। गुल्लू उस्ताद ने दरवाजे से अंदर दाखिल होने वाले बाज़ल का अपनी जगह से खड़े होकर इस्तकबाल किया। वो इस वक्त महनाज के अपार्टमेंट में अपने आदमियों समेत मौजूद था और यहीं से बाज़ल को अपनी आमद का पैगाम भिजवाकर फौरी मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। वो देख सकता था कि इसकी इस हरकत पर बादल के चेहरे पर तकद्दुर के आसार है, लेकिन अपनी कैफियत को छुपाने की कोशिश कर रहा है। असल अहमियत मेहमान की खुशी की है। मुझसे रब्ता करते तो मैं इससे शानदार जगह का चुनाव करता। बहरहाल जैसे तुम्हारी मर्जी। वो खुद पर मुकम्मल काबू रखते हुए खुश अखलाकी से मुस्कुराया और फिर एक तरफ कदरे परेशान बैठी महनाज से मुखातिब होकर बोला, क्यों भाई, कुछ खातिर शातरी भी की हमारे गुल्लू उस्ताद की, या अब तक सूखा ही बिठा रखा है? शीनो इंतजामात कर रही है, बस सर्व करती होगी, मैं देखती हूँ इसे। वो तेजी से अपनी जगह से उठ गई। गुल्लू उस्ताद जिस तरह सिक्योरिटी वालों को किसी खातिर में न लाकर तकरीबन ज़बरदस्ती इसके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था, इससे बहुत सरासीमा हो गई थी। वो खदशा था कि बाज़ल की आमद के साथ कोई बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा, लेकिन अब बादल के पुरस्कून अंदाज ने सारे खदशात दूर कर दिए थे। तुम्हारी आमद से जाहिर है कि तुमने मेरी ऑफर पर गौर किया है और इसको कबूल करने के लिए तैयार हो। अब वो गुल्लू के मुकाबिल बैठे से मुखातिब था। तुमने ठीक कहा, गुल्लू ने तायद की और फिर एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, मैं लाला का नंबर 2 ज़रूर था, लेकिन लाला जैसी बात अपने में कहा। सच ये है कि अपने को लाला की माफिक मामला चलाने में मुश्किल है। यानी तुम उम्मीद करते हो कि हम साथ मिलकर काम करें तो तुम्हारी मुश्किल आसान हो सकती है। बाज़ल ने इसे जांचती नज़रों से घूरा। क्यों नहीं, पहले भी तो अपने दरमियान कोऑपरेशन चलता रहता था। हाँ, मगर उस वक्त हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं थे, एक ही पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन तुम्हारे लाला ने इसी पार्टी से बिगाड़ ली। सारा लफड़ा इस छोकरी विकी का था। लाला जान छिड़कता था इस पर। इसने बोला कि माज की फैमिली को बचाने का है, तो लाला पड़ गया इस चक्कर में। गुल्लू ने यूं बनाकर जवाब दिया जैसे लाला के इस अमल से इसने खुद भी इख्तलाफ रहा हो। कमाल है, मुंह बोले बेटे से इतनी मोहब्बत। हमारी फील्ड में तो बंदा सगी औलाद को भी दाव पर लगा देता है। बादल को खामखा विक्की से हसद महसूस हुआ। वो खुद इरफानुल्लाह का खून था, लेकिन इसने कभी इरफानुल्लाह को अपने मामले में ऐसा जज्बाती नहीं पाया था। ख़ानदानी आदमी था लाला, और ख़ानदानी आदमी की ज़ुबान इसकी आन होती है। विक्की को ज़ुबान से बेटा बोला था तो फिर आखिर तक निभाया। ओके, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? साथ मिलकर काम करने के लिए कुछ न कुछ तो होगा तुम्हारे जहन में। अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ऊपर वालों के साथ मामला ठीक हो जाए और जो कुछ हुआ इसे लाला के साथ ही ख़त्म समझा जाए। तुम क्या समझते इतना आसान होगा? क्या भूल गए कि तुमने लाला की मैयत पर खड़े होकर इसके कातिलों से बदला लेने का अहद किया था? बाज़ल ने तंज से भूमि उचकाई। वो टाइम अलग था। एक तरफ मैं जज्बाती हो रहा था तो दूसरी तरफ मुझे अपने लोगों को भी शांत रखना था। गुल्लू ने खिसियाकर सिपाही पेश की। ओके, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, लेकिन खुद मेरे ज़हन में इससे अलग और बड़ा मंसूबा है। वो बोलते बोलते ज़रा राजदाराना अंदाज में गुल्लू की तरफ झुका। टेबल रेडी है। इसी वक्त महनाज ने आकर इत्तला दी। चलो पहले मेरी जाने मन की मेज़बानी का लुत्फ ले लो, फिर बात करते हैं। बाज़ल ने किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त की तरह गुल्लू साद के शाने पर हाथ रखते हुए इससे कहा तो वो भी जवाबन मुस्कुराता हुआ इसके साथ चल पड़ा। जिस वक्त वो लवाजमात से भरी मेज़ के गिर्द बैठे मशरूबात की ट्राली धकेलती शीनो अंदर दाखिल हुई। खुदाया, गुल्लू उस्ताद इसका बिगड़ा हुआ चेहरा देख के बेसाख्ता ही बोल उठा, जाओ यहाँ से और अब दोबारा मत आना। बाज़ल ने तेज नज़रों से घूरा। महनाज ने जल्दी से आगे बढ़कर खुद ट्राली का हैंडल थाम लिया। शीनो वापस पलटी तो इसके पैर में पड़ी जंजीर गुल्लू की नज़रों में आ गई। ये ज़हनी तौर पर थोड़ी अबनॉर्मल है। मौका मिलते ही घर से बाहर निकल जाती है और फिर मुझे इसकी तलाश में घंटों खार होना पड़ता, इसलिए अब एहतियातन इसके पाँव में जंजीर डाल दी है। गुल्लू की नज़रों का जाविया देखकर महनाज ने वजाहत दी, ये हमारी जानून की हमदर्दी का बुखार का नतीजा है। मैं तो कहता हूँ कि जान छुड़ाओ इस झंझट से, लेकिन ये मानती नहीं। बाज़ल ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। बेज़रर सी है बेचारी, घर के कई काम कर देती है, बदले में अगर थोड़ा सा ख्याल रख लेती हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। महनाज ने शीनो की तरफदारी की और फिर बात बदलने के लिए बोली, आप ये फिंगर फिश तो ट्राई करें गुल्लू उस्ताद, बहुत जायकेदार है। गुल्लू ने खंदा पेशानी से इसकी बढ़ाई हुई डिश में से 2 टुकड़े अपनी प्लेट में मुंतकिल किए। कुछ देर खातर मदारत का ये सिलसिला चलता रहा, फिर वो वापस सोफे पर आकर बैठे। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? कौन सा मंसूबा है तुम्हारे जहन में? गुल्लू ने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ा जहाँ से वक्फा आया था।
बताता हूँ, लेकिन बाज़ल ने गुल्लू के अकम में मुजस्मे की तरह इस्तादा वो बॉडी गार्ड की तरफ देखा। वो साई की तरह गुल्लू के साथ मौजूद था और सिर्फ उस वक्त मुतहर्रिक होता था जब गुल्लू हरकत करता था। इस बॉडी गार्ड के अलावा भी गुल्लू के साथ इसके कई आदमी आए थे, लेकिन उनमें से कोई महनाज के अपार्टमेंट के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। इसकी तरफ से बेफिक्र रहो, ये गूंगा बहरा है। इसने बाज़ल का इशारा समझकर तसल्ली दी तो बाज़ल चंद लम्हों के लिए इस बॉडीगार्ड को देखता रह गया। कथई रंगत के कदरे, लंबे बालों, भूरी आंखों, साफ रंगत और घनी दाढ़ी मूछों के साथ वो बिला शक्को शुबा एक वजीह नौजवान था जो अपने मुतल्लिक होने वाली गुफ्तगू से बेनियाज अपनी ड्यूटी तनदही से अंजाम दे रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम शहर में अपना होल्ड साबित करके पार्टी को इस बात पर कायल कर लें कि अगर इन्हें यहाँ काम करना है तो हमसे बेहतर कोई चॉइस नहीं। पर कैसे? गुल्लू ने दिलचस्पी ली। थोड़ा गड़बड़ घोटाला तो करना पड़ेगा। अगलों को 2-4 बार नुकसान उठाना पड़ेगा तो समझ जाएंगे कि किसका इंतखाब करना है। बाज़ल मायने खेजी से मुस्कुराया। वाह यार वाह, वाकई तूने तो बड़ा सच में शैतानी दिमाग पाया है। गुल्लू इसकी तजवीज़ सुनकर फुड़क उठा। बाज़ल दाद देने के इस अंदाज का बुरा मनाए बगैर मुस्कुराता रहा। टैक्सी ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि इसे शक गुजरा के सर पर हेलमेट पहने एक मोटरसाइकिल सवार इसका पीछा कर रहा है। अगले चौक से लेफ्ट ले लेना, इसने टैक्सी ड्राइवर को हदायत दी। लेकिन साहिब आपको तो ड्राइवर ने इसे याद दहानी करवाने की कोशिश की। इसकी मंजिल कोई रास्ता नहीं जाता है। मुझे मालूम है मुझे कहाँ जाना है, तुम बस मेरी हदायत पर अमल करो, तुमको किराया मीटर के हिसाब से पूरा मिलेगा। बैक व्यू मिरर में बदस्तूर पीछे आते मोटरसाइकिल सवार को देखते उसने सख्ती से जवाब दिया तो ड्राइवर को इसकी हदायत पर अमल करना पड़ा। जो ही टैक्सी ने बाएं जाने मोड़ काटा, ये देखकर इसके होंठों से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई कि मोटरसाइकिल टैक्सी के पीछे आने के बजाय सीधा निकलता चला गया है। अब आगे जहाँ से रास्ता बनता है दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ो, इसने टैक्सी ड्राइवर को हदायत दी। क्या है साहिब, खामा पीली में रास्ता लंबा करवा दिए हैं, अपना कोई नुकसान नहीं, पर आप इचको देर होएगी ना। ड्राइवर बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, देर होती है तो हो जाए, लेकिन इत्मीनान ज़रूरी था कि मैं किसी बला को तो अपने पीछे लगा कर नहीं ले जा रहा। क्या बोलते हैं साहब, अपने को कुछ समझ नहीं आई। समझ कर करना भी क्या है दोस्त, तुम्हारा काम टैक्सी चलाना है, वो चलाओ और अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ। अभी बीवी बच्चे नहीं है साहिब, अम्मा बोले कि पहले 2 तोले सोने और पक्के कमरे के लिए रुपए जोड़ लो, फिर रिश्ता डालने तेरी खाला के घर जाऊंगी। इसने नाय सादगी से जवाब दिया तो माज मुस्कुरा दिया। वो इस वक्त सजल और गुल खान से मुलाकात के लिए जा रहा था और हद से ज़्यादा मुहतात होने की वजह से असाबी तनाव का शिकार हो रहा था। ड्राइवर की मासूमियत ने इस तनाव को कम करने में मदद दी। खाला की बेटी को पसंद करते हो? बचपन से साहिब, पर अम्मा को खबर नहीं। इनको बता दिया ना उन्होंने, दुनिया की किसी भी लड़की से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे मगर खाला के घर का रुख नहीं करेंगे। वो क्यों भाई? बोलेंगे जिस पर बेटा पहले ही लट्टू है, इन्हें घर में आकर सर पर नाचेंगी। इसने बेसाख्ती से माँ के इनकार की वजह बचाई तो माज हंस पड़ा। एक मशरकी माँ की इस तरह की सोच की इसके लिए बिल्कुल भी अनोखी नहीं थी। फिर तो तुम्हें खाला की बेटी से इजहार मोहब्बत का मौका भी नहीं मिलता होगा। प्यार करने वाले कोई ना कोई राह निकाल लेते हैं साहिब, पर सच बताऊं, अम्मा के सामने तो हम ज़्यादा तितर बिडेर की तरह चूंचे इच लड़ाते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसी गुमसान की लड़ाई होती है कि लगता है लड़ते लड़ते सचमुच एक की चूंच और एक की दुम गुम हो जाएगी। महबूब के जिक्र से बढ़कर भी भला कोई जिक्र होता है। ड्राइवर भी पूरा दिल लगाकर इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। वो ये नहीं सोचती कि दोनों शादी से पहले इतना लड़ते हैं तो शादी करके एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से कैसे रहेंगे। यही इच तो सोचते हैं, तभी तो इससे हमारा रिश्ता करने की ठाने बैठे हैं। ना जोरू से बनेगी ना बेटा जोरू का गुलाम बनकर माँ का घुटना छोड़ेगा। इसने रिश्ता जोड़ने की जो मंतक बताई, इसे सुनकर मास के होंठों से कहका निकल गया, लेकिन साथ ही इसकी तवज्जो दोबारा बैक भी मिरर की जानिब मबजूल हो गई। वहाँ से एक सफेद गाड़ी काफ़ी देर से अपने पीछे आती दिखाई दे रही थी। अपने हाँ माँ बहनों की नफ्सियात को समझकर इश्क करना पड़ता है साहिब। अगर सीधे सीधे बोल दिए कि फलां की लड़की पसंद है तो समझ लो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन इस लड़की से शादी नहीं होगी। ड्राइवर इसकी बदलती कैफियत से बेखबर अपनी बोलता जा रहा था। इसने सोचा कि एक बार फिर ड्राइवर को रास्ता बदलने की हिदायत दे, लेकिन ऐसा करने से पहले सफेद गाड़ी एक बगली सड़क पर मुड़ गई। मैं भी हद से ज़्यादा वहमी हो रहा हूँ, इसने खुद को डपटा। मतलूबा होटल पहुँचने तक फिर कोई मशकूक गाड़ी दिखाई नहीं दी। ये लो दोस्त, मेरी दुआ है कि अम्मा की डिमांड के मुताबिक रकम जमा होने तक इन पर तुम्हारा राज ना खुले। ड्राइवर को बनने वाले किराए से ज़्यादा रकम थमाते हुए इसने ड्राइवर से कहा, खुश रहें साहिब, आपको भी आपके दिल की मुराद मिले। वो खुश खुश दुआ देता वहाँ से रुखसत हो गया। माज इस दुआ पर अजीब सी कैफियत में घिर गया। वो किसी से क्या कहता कि दिल इसकी मोहब्बत का असीर हुआ था, जिसे मांगने का हक इसे कभी हासिल नहीं रहा था। पहले बार जब मिली तो मौज़म शाह की बीवी थी और अब फैसल जैसे नाकदरे इंसान की मनकूहा। भले से रिश्ता कागजी था लेकिन कायम था और इसकी कैद में होते हुए सजल किसी की नहीं बन सकती थी।
پھر اس کے اپنے حالات بھی ایسے کہاں تھے کہ وہ کوئی رشتہ جوڑنے اور ایک گھر بسانے کے خواب دیکھتا۔ چنانچہ سر کو جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ شکر ہے صاحب آپ آ گیا۔ بی بی بڑا پریشان تھا۔ گل خانے سے سامنے پا کر کھل اٹھا۔ کچھ کہہ رہی تھی بی بی؟ نہیں صاحب، وہ کہاں کچھ بولتا ہے، پر ہم نے اس کا صورت دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ آؤ چل کر ملتے ہیں تمہاری بی بی سے۔ وہ بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ آپ؟ السلام علیکم، اندر آ جائیں۔ دستک کے جواب میں سجل نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ آج بھی اس میں معمول اپنے چہرے کو چادر میں چھپائے ہوئے تھی اور وہ اس کی سحر تراز آنکھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ جی نہیں۔ اس کے روبرو بیٹھے اس نے جھکی نظروں سے مختصر جواب دیا، لیکن معاذ اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ چکا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے چین سا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ادا سائیں اور سرمت کی طرف سے پریشانی ہے۔ حقیقتاً اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اپنے سر میں اٹھنے والی ٹیسوں کو قابو کرنے کے لیے مسلسل درد کش ادویات استعمال کرنا پڑ رہی تھی، لیکن وہ یہ سب کچھ معاذ کو بتا کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ کل صبح تک آپ ان لوگوں سے ملاقات کر سکے گی۔ آج رات ہم ایک اہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں، دعا کرے ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ سائیں آپ کی مدد فرمائے۔ وہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں اس وقت اسی لیے آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ اگر ہم کامیاب رہے تو گل خان سے رابطہ کر کے اسے اطلاع دے دوں گا اور آپ لوگوں کو پوری احتیاط سے میرے دیے گئے پتے پر پہنچنا ہوگا۔ اس نے سونے سے حاصل کردہ اس سیف ہاؤس کا پتہ گل خان کے حوالے کیا، جس کا انتظام جیکی نے کر رکھا تھا۔ اللہ سائیں آپ کو کامیاب کرے۔ وہ اس وقت سراپا دعا تھی۔ آمین، اس نے آہستہ سے کہا، پھر ذرا سے توقع کے بعد بولا، خدا نہ خواستہ اگر ہم ناکام رہتے ہیں اور میں آپ سے رابطہ نہیں کر پاتا تو آپ کو گل خان پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس سے مجھے امید ہے کہ جہاں تک ممکن ہوا کہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ بالکل کرے گا صاحب، اب اپنی جان دے دے گا لیکن آپ کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے گا۔ گل خان نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کروائی۔ کسی بھی قسم کے پیچیدہ حالات میں میرا آپ کے لیے مشورہ ہوگا کہ پاکستانی سفارت خانے پہنچ کر مدد طلب کریں اور اس سے پہلے اپنے والد صاحب سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کریں۔ وہ اپنے تعلقات استعمال کریں گے تو یہاں سفارت خانے والے آپ سے تعاون کریں گے اور کچھ مشکلات کے ساتھ سے ہی آپ کی واپسی کی راہ نکل آئے گی۔ میں ادا صحیح کے ساتھ ہی آئی تھی اور ان کے بغیر واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی ساری ہدایت کے باوجود جواب میں سجل نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دوسرے امکانات کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے نا۔ معاذ نے رسانے سے اسے سمجھایا۔ آپ صرف کامیابی کے امکان کو سامنے رکھیں اور جان لے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ضد بھی کر سکتی ہے، معاذ کو پہلی بار پتہ چلا تھا۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ کو اگر ہمارا ضرورت ہے صاحب تو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑے گا اور بیوی کے بھائی کو نکال لانے میں مدد دے گا۔ وہ سجل کے کمرے سے باہر آئے تو گل خان نے بڑے خلوص سے اسے پیشکش کی۔ نہیں خان، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہاں رہو اور بیوی ان کے بچے کا خیال رکھو۔ وقت اور حالات جو بھی ہوں تم نے ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ فکر نہ کرو صاحب، ہم پٹھان ہیں اور جب پٹھان ایک بار زبان دے دے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ گل خان کی یقین دہانی نے اسے کافی ڈھارس دی۔ حقیقت یہ تھی کہ موجودہ حالات میں سجل کے لیے اس سے بہتر انتظام کر بھی نہیں سکتا تھا۔